हाँ जी, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा हम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, एनालिटिकल मैकेनिक्स में। तो इसमें हमारा जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो चुकी है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन जो भी सब हमने पढ़ लिया हुआ वो, और उसमें क्या क्या प्रोसेसेस, किस तरह से आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हो और दूसरे फ्रेम में जाने पे क्या होता है, किस तरह से लॉज की इक्वेशन की फॉर्म मॉडिफाई होती है या सेम ही रहती है, वो हम सब कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा काम है वो हम इसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगला फ्रेम पढ़ेंगे। अभी तक हम इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे थे जिसमें सारे लॉज वैलिड रहते हैं, फिजिकल लॉज सेम फॉर्म में, सेम इक्वेशन की फॉर्म में रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, नॉन इनर्शियल, इनर्शियल वैसे भी इनर्शिया से होता है जिसमें इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड रहे। नॉन इनर्शियल मतलब जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड ना रहे, मतलब न्यूटन्स लॉज वैलिड ना रहे। तो कौन सा होता है ये होता है एक्सेलरेटेड फ्रेम। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसे हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल। मतलब जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कुछ नेट एक्सेलरेशन है बॉडी की, उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप इसे ऐसे भी ले सकते हो कि मान लो मैं इस फ्रेम से, एस फ्रेम से मैं दूसरे फ्रेम में किसी पार्टिकल को देख रहा हूं, किसी पार्टिकल को देख रहा हूं, ठीक है, और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो अगर इस एस डैश फ्रेम के मोशन की वजह से एस डैश मूव कर रहा है, तो अगर एस डैश के मोशन की वजह से इस पे कोई फोर्स लगे, इसकी कोई एक्सेलरेशन हो, तो हम बोलेंगे ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, तो पार्टिकल P भी एक्सेलरेटेड नहीं है, तो हम बोलेंगे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, तो और जो फोर्स लगती है वो किस वजह से लगती है, वो लगती है नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से, मतलब एक्सेलरेशन की वजह से। देखते हैं इसे। तो हम सपोज करते हैं, इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। लेट अस सपोज कि ये जो फ्रेम है ये किसी ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो हम पिछले केस में याद दिला दूं आपको, क्या करते थे, ऐसे दो फ्रेम बनाते थे कि पहले एस और एस डैश यहीं पे था, अब एस डैश मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, और ये थोड़ी देर बाद ओ जो है वो ओ डैश से पीछे रह गया, मतलब ओ डैश आगे निकल गया। तो पहले हम क्या लेते थे, हम लेते थे v वेलोसिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब क्या लेंगे, अब लेंगे v वेलोसिटी को वेरिएबल। तो अगर ये वेलोसिटी वेरिएबल हो जाए, वेरिएबल हो जाएगा मतलब या तो स्पीड चेंज हो सकती है या डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मान लो पार्टिकल जो है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो ऐसे जा रहा है, घूम रहा है, तब भी क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल गई। और अगर स्पीड ही चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज हो ही रहा है। ठीक है, तो किसी भी तरह की अगर एक्सेलरेशन है तो हम बोलेंगे कि एस डैश नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और अगर कंडीशंस चेक करें तो यहां पे ये O था, इसका पोजीशन वेक्टर हम मान लेते हैं R वेक्टर। इस फ्रेम से मानेंगे तो मान लेंगे R डैश, ठीक है, और इस फ्रेम से जो O के विद रिस्पेक्ट टू O डैश का जो पोजीशन वेक्टर है, उसे क्या माने, उसे हम मान लेते हैं, इसे मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, इसे आर एस मान लेते हैं, इसे आर एस डैश मान लेते हैं, इसे आर मान लेते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाओ, आर और यहां से गया आर एस डैश, तो ये क्या हो गया, these two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle taken in same order। और थर्ड वाला क्या हो गया, टेकन इन, थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम,
हम लिख सकते हैं आर एस इज इक्वल टू आर वेक्टर प्लस आर एस डैश, लिख सकते हैं। ठीक है, इजी है। ओके, अब क्या करें, अब निकालते हैं पहले कि आर वेक्टर ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, ये एस डैश फ्रेम ने, एस डैश फ्रेम ने कितनी डिस्प्लेसमेंट की, वो पहले था ओ पॉइंट पे, अब है ओ डैश पॉइंट पे। उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी थी, इनिशियल एक्सेलरेशन थी ए, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, कितने टाइम में पहुंचा वहां तक, टी टाइम में। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लें तो हो गया, ये आर वेक्टर कितना आ गया, u तो 0 है, ये तो कट गया, ये बच गया, तो आर वेक्टर आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो फिर हमारे पास क्या आया, आर एस इज इक्वल टू आर यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर, आर यानी कि हाफ ए टी स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गया हाफ ए टी स्क्वायर प्लस आर एस डैश, आर एस डैश। ठीक हो गया। अब आप डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा वेलोसिटी vs इज इक्वल टू at, 2t आएगा ना डेरिवेटिव, 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा vs डैश। ठीक है, अब आप एक और डेरिवेटिव ले लो, एक और डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, as इज इक्वल टू a प्लस as डैश, ये आ जाएगा, राइट, सिंपल है। ओके, तो यहां से देखो, अगर आप इसे m से मल्टीप्लाई कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको क्या देगा, m a s इज इक्वल टू m a प्लस m a s डैश, यानी कि फोर्स इन फ्रेम s is equal to force due to acceleration of the frame plus force in s dash frame। ठीक है, अब मान लो कि force in this frame, force with respect to s frame, this is 0, इसके हिसाब से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, ये 0 है, तो भी आप देखोगे कि f प्लस एफ एस डैश 0 है, जो कि आपको क्या देगा, रिजल्ट आपको बताएगा दैट एफ एस डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, या फिर उल्टा लिखो माइनस ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एस डैश। ठीक हो गया। क्या पता लगा इससे, इससे पता लगा कि जब एस फ्रेम के हिसाब से कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तब भी इस पार्टिकल पे एस डैश फ्रेम में एक फोर्स लग रहा है, कितना, एम ए माइनस एम ए बोल दो, एम ए माइनस एम ए, इतना फोर्स लग रहा है। ठीक, तो जब एक फ्रेम से आप देख रहे हो और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इस फ्रेम के हिसाब से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तब भी दूसरी बॉडी की एक्सेलरेशन है, अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन है तो इसे बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। और इस पे ये जो फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स लग रही है, ये क्यों लग रही है, ये फोर्स एफ एस डैश क्यों लग रही है, माइनस एफ क्यों लग रहा है, क्योंकि एस डैश फ्रेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं मूव कर रहा, एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं फिक्टिशियस फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स, ये इसकी डेफिनेशन है, फिक्टिशियस फोर्स। फिक्टिशियस मतलब होता है वर्चुअल टाइप, स्यूडो, नकली फोर्स है एक तरह से, ठीक है, रियल नहीं है। रियल फोर्स जो हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये एक स्यूडो फोर्स है, फिक्टिशियस फोर्स है। किस वजह से लग रही है, इस फ्रेम की एक्सेलरेशन की वजह से लग रही है। ठीक हो गया,
सिंपल है। चल ये डेफिनेशन देख लो। कल हम इस पे अगले क्लास में हम इस पे क्या करेंगे, हम एक फ्रेम को मूव नहीं करवाएंगे एक्सेलरेशन से, हम एक फ्रेम को रोटेट करेंगे और रोटेट करके देखेंगे कि उस पर फिक्टिशियस फोर्स लग रही है या नहीं। डेफिनेटली लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम है, रोटेशन से वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है। एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो डेफिनेटली फिक्टिशियस फोर्स लगेगी। तो कल हम अगले लेक्चर में हम निकाल लेंगे कि फिक्टिशियस फोर्स कितना होता है, इस पे कितना फिक्टिशियस फोर्स लगेगा। ओके चल ठीक है, तब तक के लिए पढ़ो, हम मिलते हैं अगली क्लास में।